माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज आप लोग का एग्जाम कैसा गया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं आपके सामने, उसी अंदाज में, उसी जोश खरोश के साथ और उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का 3rd नंबर चैप्टर यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। और इस चैप्टर में पहले वीडियो में यानी कि पहले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे, जिसमें हम आपको मुद्रा के बारे में बताए थे, विनिमय के बारे में बताए थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के बारे में बताए थे। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज है, जो भी इस चैप्टर में बेसिक पार्ट है, सब कुछ हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। और आज का यह जो क्लास है, यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वैसे चीज जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में हम वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे, इस क्लास में प्यारे बच्चों हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे मिल करके जरा जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे दोस्तों के बीच आप लोग फटाफट से शेयर भी कर दीजिए ताकि सारे लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद कर रखिएगा, इस क्लास से आपके परीक्षा में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को पढ़ेंगे, पूरे कंसंट्रेट होकर के शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म कर दिए थे और वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उसके बारे में भी बता दिए थे। अगर हम एक बार रिपीट कर दें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के बारे में हम आपको बता रहे थे। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पहला कठिनाई, दूसरा कठिनाई है मूल्य के समान मापक का अभाव, यह दूसरा कठिनाई। तीसरा बताए थे मूल्य संचय का अभाव, यह तीसरा कठिनाई। चौथा बताए थे सह विभाजन का अभाव। पांचवा बताए थे भविष्य में भुगतान की कठिनाई और छठा और सबसे लास्ट कठिनाई बताए थे मूल्य हस्तांतरण की समस्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सब कठिनाई है जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जब वस्तु विनिमय प्रणाली से बहुत सारी कठिनाइयां होने लगी, जब वस्तु विनिमय प्रणाली से अब गुजर बसर नहीं होने लगा, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई, अब तो कुछ ऐसे चीज का आविष्कार होना चाहिए जिससे कि जिंदगी आसान हो जाए। और आप लोग जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी किसी चीज का आविष्कार होता है, इसलिए कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली से ढेर सारी कठिनाइयां आने लगी, तब मुद्रा का विकास हुआ, रुपया का विकास हुआ। लेकिन पहले कैसे रुपया था, धीरे धीरे कैसे रुपया अपग्रेड होते गया, सब कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न सबसे पहले यदि आपके परीक्षा में पूछेगा तो यही पूछेगा कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, या फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है या फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का जो आविष्कार हुआ वह मुख्य रूप से वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। मुद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है। इस प्रणाली में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पहले अपनी वस्तु को बेच करके या फिर अपनी सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है। सेवा को बेचना मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, सेवा को बेचना। यहां पर हम एक चीज बोल रहे हैं, सेवा को बेच करके, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। सेवा को बेच करके, वस्तु को बेच करके तो ठीक है, हमारे पास पेन है, पेंसिल है या डिजिटल बोर्ड है, बेच सकते हैं, पंखा है बेच सकते हैं, लाइट है बेच सकते हैं, हमारे पास जमीन है बेच सकते हैं, हमारे पास घर है बेच सकते हैं, गाय है बेच सकते हैं, भैंस है बेच सकते हैं, बकरी है बेच सकते हैं, मतलब कोई भी वस्तु रहे उसको हम बेच सकते हैं। लेकिन सेवा बेचने का अर्थ क्या हुआ? सेवा में आता है डॉक्टरी,
मास्टरी, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी सेवा को बेच रहे हैं, बशर्ते हम इसके बदले में आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेवा को अगर पैसे लेकर के देना शुरू कर दें तो उसे कहेंगे सेवा को बेचना। जैसे पढ़ाने के बदले में अगर हम आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं सेवा को बेचना। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास नॉलेज है, डॉक्टर के पास नॉलेज है। डॉक्टर क्या करता है प्यारे बच्चों? रोगियों का इलाज करता है। तो रोगियों का इलाज करता है तो एक्चुअल में वो बस सेवा को बेच रहा है। तो ठीक है, तो किसी को वस्तु बेचने से मुद्रा आ रहा है, किसी को सेवा बेचने से मुद्रा आ रहा है। ठीक है ना, किसी को वस्तु बेचने से मुद्रा आ रहा है, किसी को सेवा बेचने से मुद्रा आ रहा है, और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। ठीक है, जो मुद्रा वस्तु और सेवा बेच करके आया, उस मुद्रा से हम लोग किसी दूसरी वस्तु को खरीदेंगे जिस चीज की हमें जरूरत है। क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बात किया जाए तो हमारे समझ से भी लगता है शायद वह मुद्रा ही है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो आज जिंदगी कितना कठिनाई होता आप लोग समझ नहीं सकते हैं। जिंदगी आज कितना कठिनाई से भरा रहता, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कितना हमारा जिंदगी आज कठिन हो जाता अगर मुद्रा नहीं रहता। तो होता कि नहीं होता? जरूर होता। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में आप लोग समझ गए हैं, और आज सबके जेब में इस तरीके का 50 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट रहता है। बस फटाफट से मॉल में गया, जहां भी गया, बस कोई भी सामान खरीदना है तुरंत पैसे दीजिए और उससे वस्तु ले लीजिए। लेकिन पहले क्या होता था? खोजना पड़ता था। हमारे पास यह वस्तु है, किसको इस वस्तु की जरूरत है और इसके बदले में हमें इस वस्तु को दे, तो इस प्रकार से खोजना पड़ता था, बहुत ज्यादा कठिनाई होता था। अब तो हमारे लक्ष्मी जी आ गए हैं, इसको लक्ष्मी जी बोला जाता है, ठीक है ना, गांधी बाबा, या फिर गांधी बाबा बोलते हैं प्यार से हम लोग। ठीक है, अगर पैसे किसी से लेना है तो बोलते हैं जरा गांधी जी के दर्शन करा दो। ठीक है ना, पैसे अगर किसी से लेने हैं तो बोलते हैं गांधी जी के दर्शन करा दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी सबके प्यारे हैं। ठीक है ना, आज गांधी जी सबके प्यारे हैं। अगर गांधी जी पर दर्शन हो जाए, और खास करके ई वाला गांधी जी पर दर्शन हो जाए, तो फिर मजा ही आ जाता है। सबसे बड़ा वाला नोट है 2000 वाला। अगर भुला गया तो सोचते सोचते पागल हो जाओगे, अगर मिल गया तो फिर खुशी से पागल हो जाओगे। पागल तो होना तय है, चाहे सोचते सोचते पागल हो जाओ या फिर खुशी से पागल हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आप लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली समझ गए ना? मौद्रिक विनिमय प्रणाली समझ गए कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, सब कुछ आप लोग समझे। चलिए आगे हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, कुछ विद्वानों का मत है मुद्रा को लेकर के, क्योंकि जब अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्री बहुत सारे लोग होते हैं। अर्थशास्त्री बहुत सारे लोग होते हैं। आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्री वही थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे बच्चों। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, तो वो भी एक अर्थशास्त्री है। तो वैसे ही करके कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनका मुद्रा को लेकर के अपना अपना विचार है। तो अर्थशास्त्रियों का भी विचार जान लेना उचित है भाई। ठीक है ना, क्योंकि अर्थशास्त्री फिर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे अर्थशास्त्र पढ़ रहा है और हमारा विचार ही नहीं जाना, तो फिर अर्थशास्त्र पढ़ने से क्या फायदा है। तो अर्थशास्त्रियों को पढ़ लेते हैं, हालांकि परीक्षा वाला सब वैल्यू नहीं देता है, इन सब परीक्षा वाला लोग इन सबको वैल्यू नहीं देता है, इनके बारे में कभी नहीं पूछता है कि फलना अर्थशास्त्री चिलना अर्थशास्त्री, कभी नहीं पूछता है। लेकिन भाई किताब में दे दिया है तो फिर थोड़ा इज्जत कर लेते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे करके पढ़ लेते हैं। चलिए, मुद्रा को लेकर के विद्वानों का मत क्या है। सबसे पहले सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर, सुप्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था क्राउथर। उन्होंने ठीक ही कहा है कि जिस यंत्र शास्त्र में चक्र, विद्वान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यानी कि एक अर्थशास्त्री थे, एक विद्वान थे क्राउथर नाम के, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यंत्र शास्त्र यानी कि मैकेनिक में चक्र है, बड़ा खतरनाक चीज है मैकेनिक में चक्र, विज्ञान में अग्नि खतरनाक चीज है, राजनीति शास्त्र में मत, वोट, पूरा राजनीति शास्त्र जो है वह अर्थ इस पर ही टिका हुआ है, वोट पर ही टिका हुआ है।
पूरा राजनीति शास्त्र वोट पर ही टिका हुआ है। उसी तरीके से मानव का जो आर्थिक जीवन है, मानव का जो आर्थिक जीवन है वह मुद्रा पर ही टिका हुआ है। मानव का आर्थिक जीवन मुद्रा पर टिका हुआ है। आज का दौर ऐसा है, अगर पैकेट में 10 रुपया नहीं है तो आप 10 कदम नहीं चल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर चल लेंगे, 10 रुपया नहीं, हम आपको 10 कदम चल के दिखा देते हैं। अगर समय आ जाए ना तो आप 1 कदम नहीं चल पाइएगा 10 रुपया के बगैर। ठीक है, अगर समय आ जाए तो 1 कदम नहीं चल पाइएगा। आजकल पैसों का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, पैसा बहुत कुछ है। देखिए, एक बात आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, बड़ा गूढ़ चीज हम आपको बता रहे हैं। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। कितना ज्यादा से ज्यादा गहरा पुराना दोस्ती हो, पैसा उसको भी नहीं छोड़ता, पैसा उसको भी तोड़ देता है। इसलिए जहां पर अच्छा रिलेशनशिप हो, जहां पर अच्छी दोस्ती हो, जहां पर अच्छा प्यार हो, वहां पर कभी बीच में पैसा को मत घुसेड़िए। अगर पैसा घुसड़ गया तो समझिए कि आपका ओवर जो रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है, उसको समाप्त कर देगा। जैसे मान लिया जाए आपके कोई परिवार है, आपसे 50,000 रुपया ले लिए कर्जा, बोले कि लाओ भाई 2 महीना में हम लौटा देंगे। अगर 2 महीना में वो नहीं लौटाए तो क्या होगा, मनमटौल शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि बोल के लिया था कि 2 महीना में लौटा देंगे, अभी तक नहीं लौटा रहा है, मांगेंगे पैसा और नहीं देगा पैसा, हो गया दोनों में मतभेद। होता है कि नहीं होता है? तो पैसा बढ़िया चीज है, इसलिए तो खराब चीज भी है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि भले पैसा बहुत कुछ है, पैसा रुपया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण वचन के रूप में याद रखिएगा कि प्रिंस सर बोलते थे कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया। यानी कि जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का निदान हो गया। मुद्रा का विकास हुआ, सबको लगा अरे वाह, आज तो हमें मुक्ति मिल गया, आज हमें मुक्ति मिल गया। इतना जो कठिनाई होता था, इतना जो हमें गांव गांव टहलना पड़ता था, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारा यह काम खत्म हो गया जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो मुद्रा मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा देन है। चलिए, तो एक अर्थशास्त्री का विचार हम लोग जान गए। उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री है जिनका नाम है क्राउथर। एक और नहीं, एक ही अर्थशास्त्री के बारे में है भाई, क्राउथर ने कहा है मनुष्य के सभी हाँ, चलिए, इन्हीं का एक और कथन है। ठीक है ना, इन्हीं का एक और कथन है कि आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार जो है वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुष्य के सभी आविष्कारों में, मनुष्य ने आज तक जितने सारे भी आविष्कार किए, उसमें मुद्रा का जो आविष्कार है वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना, मनी इज वन फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन्स इन्वेंशन। यानी कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का जो आविष्कार है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इनका जो वचन है, इनका जो विचार है, इन अर्थशास्त्रियों का, इन विद्वानों का, उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मुद्रा के बारे में अगर हम जब पढ़ ही रहे हैं तो यह भी देख लेते हैं कि कौन से देश में कौन कौन सा मुद्रा चलता है। ऐसा नहीं है कि भारत में रुपया चल रहा है तो अमेरिका में भी रुपये चल रहा है, ब्रिटेन में रुपया ही चल रहा है, नेपाल में रुपया चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता नहीं, आप लोगों को अभी हम बताएंगे। ठीक है, श्रीलंका में क्या चल रहा है भाई, अभी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, सब कुछ हम आपको बताएंगे, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला चीज भारत। चूंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को भारत के बारे में जान लेना चाहिए। तो भारत में क्या चलता है यह तो सबको पता होगा। भारत में क्या चलता है यह तो सबको पता होगा। आजकल का जो 1-2 साल का बच्चा रहता है वो भी पैसा चाहता है, उसको भी चॉकलेट लेना होता है। तो सबको जानता है कि भारत में क्या चलता है भाई, रुपया चलता है। भारत में रुपया चलता है। साथ ही साथ भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल और नाम है पाकिस्तान। भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान और भारत से ही अलग हुआ है नेपाल। ठीक है ना, तो पड़ोसी देश में ही आता है। तो पाकिस्तान में भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में भी क्या चलता है, जैसे भारत में तो रुपया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान में भी बच्चों ध्यान रखिएगा रुपया ही चलता है और नेपाल में भी ध्यान रखिएगा रुपया ही चलता है। तो भारत,
पाकिस्तान और नेपाल, यह 3 जगह पर ध्यान रखिएगा आप लोग रुपया ही चलता है। ठीक है, 3 जगह पर रुपया, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। परीक्षा में पूछता है भारत की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल अपना कंप्लीट हो गया। बांग्लादेश जो कि भारत का ही एक पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भारत का ही एक पड़ोसी देश है, लेकिन वहां पर क्या चलता है, तो टका। टका जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 रुपया लाओ, 2 रुपया लाओ, वहां का बोलेगा 1 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका, 100 टका, इस तरीके से। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में क्या चलता है भाई, तो टका। अमेरिका में तो सब लोग जानते होंगे डॉलर चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। और भारत का अगर सबसे ज्यादा अगर मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, तो अमेरिका के साथ। अमेरिका का अभी 1 डॉलर भारतीय 80 रुपया के बराबर है, अमेरिका का 1 डॉलर भारतीय 80 रुपया के बराबर अभी है, हम आपको बता भी चुके हैं। इंग्लैंड की यदि हम लोग बात करें, जो हमको गुलाम बनाया था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में पाउंड चलता है। इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, इस तरीके से। उसके बाद रूस में रूबल चलता है, रूस में मुद्रा को क्या बोलते हैं, रुपया। जैसे भारत में मुद्रा को बोलते हैं रुपया, उस तरीके से रूस में रूबल बोलते हैं। सिंगापुर में भी डॉलर चलता है। तो अमेरिका में और सिंगापुर में 2 जगह पर डॉलर, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में और सिंगापुर में 2 जगह पर क्या चलता है, डॉलर चलता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम आपको बताएं कि रुपया ही चलता है, लेकिन अफगानिस्तान में अफगानी चलता है। अफगानिस्तान में अफगानी, वहां पर जो रुपया होता है उसको अफगानी बोला जाता है। कितना अफगानी है, 1 अफगानी है, 10 अफगानी है, 50 अफगानी है, इस तरीके से वहां अफगानी चलता है। ईरान में रियाल चलता है और इराक में दिनार चलता है। ठीक है, ईरान में रियाल चलता है और इराक में क्या चलता है, दिनार चलता है। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह 10-11 ध्यान रखते हैं, देश का नाम और उस संबंधित देश में कौन सा मुद्रा चलता है उसका नाम, तो फिर आपके परीक्षा में समझिए कि 1-2 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्योंकि यह सब जरूर पूछता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लेंगे। अगले क्लास में हम इस चीज को पूछेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम इस चीज को पूछेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही रहा कि किस देश में कौन सा मुद्रा चलता है, इसको जरूर याद करना है। ठीक है, जिसको एकदम हर हाल में रट जाना है, अगले क्लास में हम आपसे जरूर पूछेंगे। चलिए, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मुद्रा के कार्य। मुद्रा कौन कौन सा कार्य करता है? कहेंगे कि सर मुद्रा तो सब कार्य करता है, एक भी काम ऐसा नहीं कि पैसा से ना हो जाए, एक भी काम ऐसा नहीं जो पैसा से ना हो जाए, लेकिन सब कुछ पैसे से नहीं होता है। एक भी काम ऐसा नहीं कि पैसे से ना हो जाए, लेकिन सब कुछ पैसों से नहीं होता है। भले आप पैसों से दवाई खरीद लेंगे, लेकिन क्या पैसों से कभी स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? भले आप पैसों से दवाई खरीद लेंगे, लेकिन क्या पैसों से कभी स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? बताइए। भले आप पैसों से भोजन खरीद लेंगे, लेकिन क्या पैसों से भूख खरीद सकते हैं? नहीं ना। इसलिए बोलते हैं कि पैसों से सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमेशा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, हमारा भी जरूरत है, जरूरत पूरा करने के लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमेशा पैसों के पीछे भागे, पैसों के चक्कर में न रिलेशन देखना है, न कुछ देखना है, न संबंध देखना है, न दोस्त, न भाई, न भतीजा, न बाप माए, कुछ नहीं देखना है, तो फिर वैसा पैसा किस काम का? ठीक है ना। और देखिए, एक कविता है, छोटा सा कविता हम आपको सुनाते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी का नहीं, यहां से शुरू है। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो। जिंदगी का एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। जिस तरीके से आप लोग गाड़ी चलाते हैं, उतार चढ़ाव आता है तो गियर बदलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जिंदगी में भी जब उतार चढ़ाव आए, तो अपने इस शरीर रूपी जो अपना यह मस्तिष्क है, इसमें आप लोग बस गियर बदलते रहिए। आपका जीवन आपका एकदम संतुलन तरीके से चलेगा, संतुलित चलेगा। तो कहा जाता है कि जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो। ठीक है, सुना है मिट्टी की पकड़ काफी मजबूत होती है। सुना है
मिट्टी की पकड़ काफी मजबूत होती है, लेकिन हमने तो संगमरमर पर अक्सर पांव फिसलते देखे हैं। ठीक है, हमने तो संगमरमर पर अक्सर पांव फिसलते देखे हैं। जिनके पास संगमरमर होता है वो बोलते हैं कि हमारे पास तो संगमरमर है, हमारे पास संगमरमर का घर है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मिट्टी की पकड़ काफी मजबूत होती है, मिट्टी पर लोग जल्दी नहीं फिसलते हैं, लेकिन संगमरमर पर तो अक्सर पांव फिसलते देखा है। ठीक है, संगमरमर पर अक्सर पांव फिसलते देखा है। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। अगर कहीं जा रहे हैं और आपको सफर का मजा लेना है, तो अगर ढेर सारा सामान लेकर के जाइएगा तो उसको ढोने में ही रह जाइएगा। तो अगर कहीं सफर का मजा लेने के लिए पर्पस से जा रहे हैं ना, तो सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। ऐसा नहीं है कि दिल में अरमान है कि यहां जमीन ले लेंगे, यहां जमीन ले लेंगे, वहां एक फ्लैट खरीद लेंगे, वहां एक गाड़ी ले लेंगे। अगर इस तरीके से करते हैं तो फिर आपका जिंदगी अरमानों में ही बीत जाएगा। कभी आपका सपना पूरा नहीं होगा, आपके अगले जनरेशन का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता रहे हैं, आपके अगले जनरेशन का सपना पूरा होगा। आप अपना जिंदगी पूरा बिता दिए कमाने में, आप अपना जिंदगी पूरा बिता दिए कमाने में, बहुत कुछ धन संपत्ति आप संग्रहित कर लिए, बहुत कुछ, यहाँ जमीन ले लिए, वहां जमीन ले लिए, घर ले लिए, फ्लैट ले लिए, मकान ले लिए, कार ले लिए, बहुत कुछ ले लिए, लेकिन आप तो उस चीज को कमाने में लगे रहे, जिंदगी आपका खत्म। अब उसका उपभोग कौन करेगा? आपका अगला पीढ़ी करेगा, आपका बेटा करेगा, आपका पोता करेगा। ठीक है ना? क्या पता कि जिस चीज को आप कमाने में अपना पूरा जिंदगी बिता दिए हो सकता है कि आपके आने वाले पीढ़ी इतना नालायक निकल जाए कि उसको 1 साल में ही उड़ा दे, 2 साल में ही खत्म कर दे। जिस चीज को आप कमाने में एक जीवन लगा दिए, उस चीज को कोई व्यक्ति चाह जाए तो 1 साल में, 1 महीने में, 6 महीने में उड़ा सकता है। तो इसलिए आगे के बारे में मत सोचिए, अभी जो वर्तमान जिंदगी चल रहा है इसके बारे में सोचिए, और जिंदगी का मजा लेते चलिए, भरपूर मजा लेते चलिए। तो इसलिए कहा गया है, सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। जिनके पास सिक्के थे, जिनके पास सिक्के थे वो मजे से भींगते रहे बारिश में, और जिनके जेब में नोट थे वो छत तलाशते रह गए। तो इसलिए सिक्कों के पीछे भागिए, नोट से क्या करिएगा? नोट से तो फिर आदमी फिर परेशान हो जाता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग मुद्रा के कार्य के बारे में बच्चों पढ़ते हैं कि मुद्रा का कौन कौन सा कार्य है, और ध्यान से आप लोग समझिएगा। बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, क्योंकि अगर लगातार हम सीरियस होकर के पढ़ाएंगे तो फिर तो आप लोग यही कहेंगे बस सर आए और 1 घंटा बकेंगे और अब चले जाएंगे। यही ना बोलेंगे कि सर आ गए, अब 1 घंटा बकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाए, हंसा हंसा करके पढ़ाया जाए, तो फिर क्या बात है। वैसे पढ़ाई का तो एक अलग ही मजा होता है जिसमें हंसा करके पढ़ाया जाए। क्या तो आपके इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, उनके कार्यों पर प्रकाश डालें। कौन कौन से कार्य हैं भाई? तो लिखेंगे कि मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में जो जो कठिनाई था वह यहां दूर होगा, वह यहां दूर होगा। हम लोग जो कठिनाई के बारे में वस्तु विनिमय प्रणाली में चर्चा किए थे उसी को बस यहां पर लिखेंगे, जिसका कार्य है मुद्रा का। ठीक है ना? उसी चीज को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। लिखेंगे कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अब वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही आसान कर दिया है। प्यारे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि पहले क्या होता था कि दोहरे संयोग का अभाव होता था। ठीक है ना? अगर हमारे पास कोई चीज है तो हमें खोजना पड़ता था। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज है तो खोजना पड़ता था कि इस चीज को लेने वाला कौन है, और अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें खोजना पड़ता था कि कौन यह चीज बेच रहा है ताकि हम खरीद लें। लेकिन अब क्या है? अब वैसा बात नहीं है। अब दोहरे संयोग का अभाव नहीं है। अगर हमें कुछ चीज बेचना हो तुरंत बेचेंगे, उससे जो पैसा आ जाएगा उससे तुरंत हम लोग कोई दूसरा सामान खरीद लेंगे।
तो अब मुद्रा का जमाना आ गया है, इसलिए अब दोहरे संयोग का अभाव नहीं है। अब चूंकि मुद्रा जो है वह विनिमय का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसलिए सबसे पहला कार्य जो है मुद्रा का यही है, विनिमय का माध्यम। कंप्लीट है। सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, देखिए मूल्य का मापक कहने का मतलब क्या हुआ? पहले हम आपको बताए थे, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि अगर हमें कोई सामान बेचना है तो उसका सही सही दाम हमें नहीं निकल पाता था। ठीक है, जैसे गाय बेचना हो, एक घर बेचना हो, तो इस घर के बदले में कोई हमें कितना जमीन देगा यह पता लगाना मुश्किल होता था। एक गाय के बदले में कोई कितना बकरी देगा, एक गाय के बदले में कोई केगो भैंस देगा, यह सब पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है ना? तो यह सब मुश्किल होता था, लेकिन आज यह मुश्किल नहीं है। आज यह मुश्किल खत्म हो गया। गाय बेचना है, ठीक है भाई, लाओ 50,000 में हम अपना गाय बेच रहे हैं। कोई दूसरा हमें घोड़ा खरीदना है, लो भाई 50,000 और लगा करके हम 1 लाख में घोड़ा खरीद लिए। ठीक है, तो अब यह जो चीज है खत्म हो गया है, तो मूल्य का मापक अब बहुत ही आसान हो गया है। तो मुद्रा का जो दूसरा कार्य है वह है मूल्य का मापक। तो लिखेंगे कि मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है। वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है। 1 किलो चीनी लेना है तो 44 रुपया। ठीक है ना? 1 किलो चीनी लेना है 44 रुपया। साबुदाना लेना है 1 किलो, दे दीजिए भाई 45 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, जो भी है। ठीक है ना? तो अब क्या है ना कि हम वस्तुओं को मापदंड कर लेते हैं मुद्रा से। वस्तुओं को, कोई भी वस्तु रहे, उसे हम लोग रुपया से यानी कि मुद्रा से मापदंड कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए लिखा गया है, चूंकि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है। वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड जो है वह मुद्रा ही है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के विनिमय का कार्य उचित रूप से संपादित नहीं हो सकता। चलिए, कंप्लीट है यहां तक। मुद्रा के 2 कार्य बता दिए। मुद्रा के 2 कार्य बता दिए। पहला बताए विनिमय का माध्यम, दूसरा बताए मूल्य का मापक। अब तीसरा जो काम है वह है विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से आप लोग समझिएगा। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य क्या होते हैं? उधार पर होते हैं। आप लोगों के घर में किराना दुकान होगा, या फिर आप लोग किसी दुकान से जाते होंगे सामान खरीदने के लिए, तो उधारी चलता है। अगर पैसे नहीं है तो लिख देते हैं कि जरा कॉपी में लिख लीजिएगा, उधार ले जा रहे हैं। ठीक है ना? महीना चलता है, 1 महीना तक उधार सामान लाए, महीने के लास्ट में या फिर महीने के शुरू में जाकर के पूरा पैसा हम लोग चुकता कर देते हैं, तो उधारी चलता है। तो उधारी चलता है किस चीज के बदौलत? मुद्रा के ही बदौलत। तो आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे आर्थिक कार्य हैं जो उधार पर होते हैं और उनका भुगतान बाद में किया जाता है। दूसरे शब्दों में भुगतान विलंबित या फिर स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफी सुविधा हो गई है। मान लीजिए राम ने श्याम से 1 साल के लिए 100 रुपए उधार लिया। अवधि समाप्त हो जाने पर राम श्याम को 100 रुपए मुद्रा के रूप में वापस कर दे सकता है। ठीक है, हम आपसे बोलेंगे कि भाई हमें 500 रुपए की जरूरत है, आप हमें दे दो। आप हमें 500 रुपए दे दिए। 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 10 दिन के बाद हम आपको वो 500 रुपए लौटा दिए। तो उधार लिए थे, चुकता कर दिए। मुद्रा से कितना आसान हो गया? उधार लिए थे और चुकता कर दिए, मुद्रा से यह चीज कितना आसान हो गया। पहले क्या होता था? अगर कोई गाय उधार लेने के लिए गया, अगर 1 साल के बाद गाय के बदले में कुछ दे रहा है तो बोलेगा कि 1 साल तुझे दूध खाया जे है, 1 साल जो तू गाय का दूध खाया वो कहां जाएगा? उसके बदले में क्या देगा बोलो? उसके बदले में 4 बकरी और लेंगे। तो साल भर दूध खाया है ना, उसके बदले में 4 बकरी और लेंगे। और गोबर भी तो किया है गाय, तो गोबर से जलावन का उपयोग किया है ना, तो 2 बकरी उसका। तो इस तरीके से बड़ा दिक्कत होता था पहले उधार लेने में। ठीक है ना? लेकिन अब क्या है? उधार लेना बड़ा आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो विलंबित भुगतान का मान जो है वह मुद्रा का कार्य है। उसके बाद चौथा है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, देखिए हर एक व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कमाता है वह अपने जीवन के लिए कुछ बचाना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कमाता है वह अपने जीवन के लिए कुछ बचाना चाहता है। वह चाहता है कि हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ बचा करके रखें, ताकि अगर भविष्य में कोई रोग बीमारी आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो हम उसका इलाज करवा सकें।
भविष्य में कोई चीज ऐसा बिकने के लिए आ जाए उससे हम लोग ले सके, ठीक है ना। तो भविष्य के लिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जमा करके रखता है। तो पहले क्या होता था कि वस्तुओं को जमा करने में नहीं बनता था। हमारे पास अनाज है, ढेर सारा अनाज है, क्या हम लोग उसको 1 साल 2 साल से ज्यादा जमा करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि मूल्य का संचय नहीं हो पाता था। अगर हम चाहते थे कि भविष्य के लिए किसी चीज को जमा करके रखें तो वह चीज संभव नहीं हो पाता था। लेकिन मुद्रा में अब ऐसा नहीं है। मुद्रा में अब बस तहिया तहिया करके रख ले जाइए, बैंक में जमा कर दीजिए, घर में ही तहिया करके रख दीजिए, पेटी में या टैची में, एकदम जमा रहेगा, एकदम सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो मनुष्य जो है वह भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा करके रखा जाए। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने की कठिनाई थी। वस्तुओं के सड़ गल जाने या नष्ट हो जाने का डर बना रहता था, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या डर रहता था कि कहीं जो वस्तु को हम जमा करके रखे हैं कहीं वो सड़ न जाए, कहीं गल न जाए, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन मुद्रा में ऐसा है? मुद्रा में बिल्कुल नहीं ऐसा है, ठीक है। कितना भी रखिएगा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी मुद्रा भी सड़ जाता है, चूहा काट देता है। आराम आराम से एकदम कहीं रख ले थे और चूहा काट दिया, तो बड़ा उस समय अफसोस होता है, ठीक है ना। लेकिन अब तो बैंक में सब लोग रखते हैं भाई, एटीएम कार्ड रखते हैं। अब तो एटीएम कार्ड भी नहीं रखते हैं, मोबाइल से ट्रांजैक्शन, बस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबके मोबाइल में रहता है। और आजकल के इस अत्याधुनिक युग में जिनके फोन में, पेटीएम में पैसा नहीं है, जिनके मोबाइल में फोन पे नहीं है, तो समझिए कि आप आधुनिक युग में नहीं जी रहे हैं। आजकल एक गांव के किराने दुकान में भी जाइएगा, गांव के सबसे छोटे किराने दुकान में भी जाइएगा तो बारकोड सिस्टम लगा के रखता है, ठीक है, क्यूआर कोड रखता है। अगर कोई सामान लिए बोलेगा कि इसको स्कैन करके इसी पर पे कर दीजिए, सीधा पैसा उसके खाते में, ठीक है। आप जो भी सामान लिए, 10 रुपया का, 20 रुपया का, यहां तक 1 रुपये का भी, 2 रुपये का भी सामान लिए तो पैसा सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह चीज सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी भी समय है, ठीक है ना। जो भी बच्चे फोन पे नहीं बनाए हैं, गूगल पे नहीं बनाए हैं, पेटीएम, सबसे आसान तो फोन पे है, सबसे आसान तो फोन पे। आजकल तो एटीएम तो हर एक घर में होता है। अगर घर में एटीएम है तो फिर उससे आप फोन पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हमारा कुछ दिन के बाद क्रैश कोर्स आने वाला है, कुछ दिन के बाद 2-4 दिन में क्रैश कोर्स आ जाएगा। तो जो भी क्रैश कोर्स बच्चा परचेज करेगा वह फोन पे के थ्रू करेगा, नेट बैंकिंग के थ्रू करेगा, गूगल पे के थ्रू करेगा, पेटीएम के थ्रू करेगा। तो अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो जुगाड़ कर लीजिए, बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो फोन पे का जुगाड़ कर करके रखिएगा, ठीक है। और जिनके पास एकदम लाचारी है, जिनके पास एकदम लाचारी है, तो अगल बगल में दुकान वालों से 60-गांठ बना लीजिएगा कि भाई 2 दिन के बाद हमको एगो क्रैश कोर्स परचेज करना है, तो थोड़ा कर दीजिएगा, हम आपको 200 रुपया कैश दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का 5वां काम, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का एक आवश्यक कार्यक्रम क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आर्थिक विकास के साथ साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया है। वस्तुओं का क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा है। इस कारण से क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस की गई। चूंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति या गुण विद्यमान है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेच करके किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। कल हम आपको बता रहे थे ना पिछले क्लास में, अगर मान लिया जाए हमारा घर है, अगर उस घर को छोड़ करके हम कहीं दूसरे जगह पर जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि घर के बदले में हम क्या कहीं दूसरे जगह पर कोई हमको घर दे देगा? नहीं ना, तो घर हमें छोड़ करके जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, चाहे घर है, गाड़ी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो कुछ भी है सबको हम यहीं पर बेच देंगे, वहां पर फिर से नया ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकते हैं अपनी पुरानी संपत्ति को बेच करके। इसके अलावा मुद्रा के ही रूप में धन का लेन देन होता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान काम कर दिया है मुद्रा ने। उसके अलावा छठा काम है साख का आधार। साख का आधार, बच्चों साख क्या होता है बताइए? साख क्या होता है? देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास, साख का अर्थ होता है भरोसा। जैसे मान लिया जाए आपको जरूरत है 1000 रुपए का, ठीक है,
आपने बोला कि सर हमें 1,000 रुपये दे दीजिए, हम 10 दिन में आपको लौटा देंगे। हमने बोला ठीक है भाई, 10 दिन में तो लौटा ही दे, 10 दिन में लौटाने के लिए बोल रहा है। हमने आपको 1,000 रुपया दे दिया। तो 1,000 रुपया जो हमने आपको दिया, यह आपके साख पर दिया है, आपके विश्वास पर दिया है कि हाँ भाई आप पर हमें विश्वास है। ठीक है, आप पर हमें विश्वास है, साख है, आप साख बनाए हुए हैं। ठीक है, हम आपको दिए, आप 10 दिन में लौटा दिए। आप 10 दिन में अगर पैसा लौटा दिए तो समझिए कि आपका जो साख है वो वह ज्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, आपका जो साख है वो वह ज्यादा मजबूत हो गया। अब क्या होगा, अगली बार जब आपको ज्यादा का भी जरूरत होगा तो आसानी से हम आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, अगली बार जब ज्यादा का जरूरत होगा तो आसानी से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपका साख बना हुआ है, आपका विश्वास जो है वह बना हुआ है, तो आसानी से हम आपको पैसे दे सकते हैं। तो यही होता है साख। बोलते हैं ना, अगर किसी को पैसा दीजिए, अगर वो वह पैसा वापस नहीं लौटाए तो होता है कि नहीं भाई विश्वास नहीं है तुम पर। ठीक है ना, पिछली बार लिए थे नहीं दिए थे, इस बार तो नहीं दूंगा, इसका मतलब कि आपका साख जो है वो वह गड़बड़ा गया है, आपका साख खराब हो गया है। इसलिए साख रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्तमान समय में मुद्रा जो है वह साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडी आदि प्रचलन में नहीं रह सकते हैं। अब चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, हुंडी क्या है, इन सब चीजों के बारे में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चेक के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, शायद ड्राफ्ट, हुंडी ये सब के बारे में नहीं जानते होंगे, तो हुंडी ये सब के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, फोटो भी दिखाएंगे कि हुंडी कैसा रहता था। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जमाकतो चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। व्यापारिक बैंक भी शाखा का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं, यदि नगद मुद्रा का कोष अधिक है तो। ठीक है, यानी क्या होता है कि साख के आधार पर हम लोग किसी को चेक दे देते हैं, लेकिन चेक तभी काम करेगा जब आपके बैंक में रुपया है। अगर हमारे बैंक में रुपया नहीं है और हम झूठों के चेक काट के दे देंगे तो क्या कभी वो चेक भंजेगा? कभी चेक वो नहीं भंजेगा, वो चेक कभी भंज ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बैंक में पैसे नहीं है। चेक किसी को दीजिएगा, उसके बैंक से पैसे लिया जाएगा, आपके बैंक में पैसा डाला जाएगा, इसके लिए अगले के आदमी के बैंक में पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगले के पास में पैसा ही नहीं है, वो चेक काट के दे दिया तो फिर दिक्कत है ना। तो साख के आधार पर चेक ये सब काम करता है। ठीक है, तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है, नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर काम करता है। तो इतने तरह के हम आपको मुद्रा के कार्य बताए कि मुद्रा आखिर कौन कौन से कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा आखिर कौन कौन से काम करती है, इतने तरह के हम आपको काम बता दिए। चलिए एक बार फिर से शॉर्टकट में देख लेते हैं कौन कौन से काम बताए भाई। तो सबसे पहला काम बताए विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम। दूसरा काम बताए मूल्य का मापक। दूसरा काम मूल्य का मापक। उसके बाद अगला विलंबित भुगतान का मान। उसके बाद अगला मूल्य का संचय। उसके बाद अगला क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अगला कार्य साख का आधार। यह 6 तरह के कार्य हम आपको बताए जो मुद्रा के प्रमुख कार्यों में से एक है, जो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, यह 6 तरह के कार्य बताए जो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक किसी तरीके का कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें यह दिक्कत है, यह दिक्कत। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा, लाइव चैट में भी और कमेंट बॉक्स में भी, अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, ज्यादातर कोशिश करिएगा कि लाइव चैट में करें ही। अगर किसी कोई ज्यादा विशेष दिक्कत हो तो लाइव चैट में भी करें और कमेंट बॉक्स में भी उस कमेंट को रिपीट कर दीजिएगा, ताकि हम कमेंट बॉक्स भी देख लें, क्योंकि क्लास के बाद लाइव चैट खत्म हो जाता है। कमेंट ही वो जरिया होता है जिसके थ्रू हम आपका प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, लाइक करके अटेंडेंस बनाइए, बताइए कि हाँ सर हम इस क्लास में प्रेजेंट हैं। जब क्लास में प्रेजेंट हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो फिर अटेंडेंस भी बना दीजिए ना। वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि हाँ सर हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहां तक सब कुछ कंप्लीट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको मुद्रा के विकास के बारे में बताते हैं कि आखिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ।
वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से धीरे 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 करके मुद्रा का विकास कैसे हो गया, यह तो सोचने वाली बात है कि आखिर मुद्रा का विकास हुआ तो कैसे हुआ। आप लोग भी सोचेंगे ना कि किसके मन में ऐसा पहला बार ख्याल आया होगा कि कोई एक मुद्रा रहता तो काम आसान हो जाता। आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो आखिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, थ्योरी के माध्यम से भी समझेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से। तो चलिए जरा हम लोग समझते हैं और हम आपको क्रमिक तरीके से बताएंगे, बारी बारी से करके। पहले यह हुआ, उसके बाद यह हुआ, उसके बाद फिर यह हुआ, उसके बाद यह हुआ, और तब जाकर के मुद्रा का विकास हुआ। ऐसे करके समझाएंगे। तो मुद्रा का विकास टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिखेंगे कि मुद्रा के क्रमिक विकास को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहला है वस्तु विनिमय। पहले तो आप लोगों को पता है कि वस्तु विनिमय होता था। सबसे पहले जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो आप लोगों को पता है कि वस्तु विनिमय होता था। तो इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय में वस्तुओं से वस्तु का लेन देन होता था, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगा तो फिर वस्तु मुद्रा आया। ठीक है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में ढेर सारा कठिनाई होने लगा तो वस्तु मुद्रा आया। वस्तु मुद्रा में क्या है, किसी भी वस्तु को मुद्रा मान लिया जाता था। किसी भी वस्तु को मुद्रा मान लिया जाता था। ठीक है ना, और मुद्रा मान करके उसको घर में रखे रहिए। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत होगा तो वो आएगा लेने के लिए, उसको दे दीजिए। किसी भी वस्तु को मुद्रा मान लीजिए। यह पेन है, हम इसी को मुद्रा मान लिए, यह हमारा मुद्रा है भाई। ठीक है ना, यह मुद्रा है। तो इस तरीके से होता था। तो प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न के रूप में रखा जाता था। प्रारंभिक कार्य में बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रारंभिक कार्य में क्या होता था कि प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। जैसे शिकारी युग में खाल या चमड़ा। शिकारी युग, जिस समय शिकारियों का युग था, उस समय खाल या चमड़ा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता था। खाल या चमड़ा के मदद से लोग, मतलब कि अगर शिकार करते थे तो खाल या चपड़ा, खाल जैसे शेर का खाल, हिरण का खाल बहुत ही ज्यादा महंगा होता था, तो उसको मुद्रा के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय, बकरी, यह सब मुद्रा के रूप में काम होता था। जब कृषि का युग आया तो उसमें कोई अनाज जैसे कपास हो गया, गेहूं हो गया, इन सबको मुद्रा के रूप में काम किया गया। तो कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कठिनाई होने लगा तो वस्तु मुद्रा आया। किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली से काम होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आया तो फिर वस्तु मुद्रा प्रणाली आया। लेकिन अब धीरे धीरे वस्तु मुद्रा प्रणाली से भी जब कठिनाई होने लगा, वस्तु मुद्रा प्रणाली से भी जब कठिनाई होने लगा, तब आया धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा, कुछ महंगे धातुओं को मुद्रा के रूप में इस तरीके से कन्वर्ट किया गया। शुरुआत में सिक्के नहीं चलते थे, इस तरीके से कुछ महंगे धातुओं को बनाया गया और इस पर कुछ लिखा गया। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पर कुछ लिखा हुआ है जो हमारे समझ से तो परे है, या फिर कुछ चित्र बनाया हुआ है, यह हम लोग यह भी बोल सकते हैं। और इसी को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया शुरुआती दौर में। ठीक है, शुरुआती दौर में कभी देखे थे आप लोग ऐसा सिक्का? कभी ऐसा सिक्का मिला है? यह महंगे महंगे धातु हैं जिनका प्रयोग बहुत पहले, जब वस्तु विनिमय प्रणाली का दौर था, उस समय इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ और इसी के मारे, और सबसे पहले लोग इसी से वस्तुओं को लेन देन करते थे। ठीक है ना, तो धात्विक मुद्रा क्या है? वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कठिनाई हुआ तो वस्तु मुद्रा आया, वस्तु मुद्रा में जब कठिनाई हुआ तो धात्विक मुद्रा आया। तो लिखेंगे कि वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। धातुओं का प्रयोग, कुछ महंगे धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सभी को इस तरीके से डिजाइन में काट करके इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल हो गया, तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है, उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। या तो पीतल का बना है, तांबा का बना है, कांसा का बना है, सोना का बना है, चांदी का बना है, तो इस तरीके से बना होता था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो धात्विक मुद्रा देख लिया आप लोग। अब जब धात्विक मुद्रा से भी दिक्कत होना शुरू हुआ, धात्विक मुद्रा से भी जब दिक्कत होना शुरू हुआ, तब आ गया सिक्का। ठीक है, धात्विक मुद्रा से जब दिक्कत होना शुरू हो गया, तब क्या आया बच्चों? सिक्का आ गया। जैसा कि आप लोग भी सिक्का देखे हैं,
ठीक है ना, सिक्का आप लोग भी देखे हैं। तो पहले कुछ इस तरीके का सिक्का हुआ करता था जो राजा महाराजा लोग चलाते थे, अपना फोटो उस पर बनवाते थे। हाँ भाई, जैसे अशोक है तो अशोक के समय में अलग सिक्का चला, अकबर है तो अकबर के समय में अलग सिक्का, और सब सिक्के पर राजा का फोटो या फिर राजा का कोई चिन्ह रहता था, जिससे यह पता चले कि यह सिक्का फलना राजा का है, यह सिक्का का इतना वैल्यू है, फलना राजा का है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिक्का चलता था। तो धातु मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी एवं किसी भी अन्य धातुओं आदि से बना हुआ वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चलित होती है, उसे सिक्का कहते हैं। ऐसा नहीं कि सोना चांदी का कोई भी एक गोल जैसा बना दिया वह सिक्का हो गया, नहीं। वह क्या होता है कि देश की सार्वभौम सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा सरकार की मुहर चलित होती है, उस पर सरकार का मुहर होता है और वही सिक्का कहलाता है। जैसे अभी भी आप लोग देखते हैं इस तरीके का सिक्का, या तो इस पर भारत सरकार का सिक्का रहता है, या फिर भारत सरकार के द्वारा जो मुहर ऑथराइज रहता है उसका पर मुहर रहता है। ठीक है, तो राजा महाराजाओं के समय में इस तरीके का कुछ सिक्का हुआ करता था। लेकिन हमारे समय में, हमारे दादा दादी के समय में क्या हुआ, 1 पैसा 2 पैसा चलता था। हमारे दादा दादी के समय में 1-2 पैसा चलता था। तो देखिए, 1 पैसा 2 पैसा, ठीक है ना, यह हो गया कितना, 3 पैसा, यह हुआ 5 पैसा। 5 पैसा का सिक्का हम देखे हैं भाई, 5 पैसा का हम सिक्का देखे हैं। और ऐसा बताइए कितने लोग 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा या 10 पैसा 20 पैसा का सिक्का देखे हैं? बताइए। हम तो 5 पैसा देखे हैं, 10 पैसा देखे हैं और 20 पैसा का सिक्का देखे हैं। ठीक है ना, कहाँ मिला है पता है? कहाँ मिलता था? जब खुदाई होते रहता था ना, तो धरती के अंदर कभी कभी सिक्का वो मिल जाता था। तो वैसे ही में ही मिला था 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा का सिक्का हमको। तो 1 पैसा का तो नहीं देखे, 2 पैसा का नहीं देखे, 3 पैसा का तो हम सिक्का नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ 5 पैसा का सिक्का देखे हैं, 10 पैसा 20 पैसा। लेकिन अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, 1 आना आ गया। ठीक है ना, 1 आना आ गया, आधा आना आ गया, फिर बाद में आना होने लगा। ठीक है ना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 16 आना का 1 रुपया होता था। ठीक है, 16 आना का 1 रुपया होता था, 8 आना का आधा रुपया होता था। अभी भी आप लोग पूछिएगा अपने शायद पिताजी से या फिर दादाजी से पूछिएगा आना क्या होता है तो बता देंगे। 16 आना का 1 रुपया, ठीक है ना, और 8 आना का आधा रुपया, 4 आना का सवैया, 4 आना का सवैया होता था, यानी कि 1/4। ठीक है, तो आना चलता था। जैसे अभी भी आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो सुनते होंगे एकदम 16 आना बात सही कह रहा है, यानी कि रुपया टका का बात है, एकदम सही है। ठीक है ना, हाँ। तो पहले 16 आना चलता था। तो यह हो गया 1 रुपये का सिक्का, यह हो गया 2 रुपये का सिक्का। 2 रुपये का सिक्का तो अब लगभग बंद ही हो गया, नहीं। जो पहले एक चरखुट टाइप का सिक्का आता था इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का एक सिक्का आता था, यह वाला सिक्का अब बंद हो गया है। इस तरीके का कुछ सिक्का आता था, यह अब बंद हो गया है, अब गोल सिक्का आना शुरू हो गया है। ठीक है ना, 5 रुपए का सिक्का, और यह है 10 रुपए का सिक्का, जो बीच में उजला रहता है और चारों तरफ से सुनहरा कलर का रहता है। तो इस तरीके से अब सिक्का चलता है। लेकिन राजाओं महाराजाओं के समय में इस तरीके का सिक्का चलता था, जिसमें राजा महाराजाओं का चित्र बना हुआ रहता था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से चित्र राजा महाराजा का बना रहता था, जो कि सिंबल रहता था, निशानी रहता था। ठीक है ना, तो सिक्का जग का प्रचलन हुआ। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आया वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय में कठिनाई हुआ तो वस्तु मुद्रा आया। वस्तु मुद्रा में जब कठिनाई हुआ तो धात्विक मुद्रा आया। अब जब धात्विक मुद्रा में भी कठिनाई हुआ तो फिर सिक्का आ गया। ठीक है, लेकिन अब सिक्का में भी कठिनाई होना शुरू हुआ। अब सिक्का अगर कहीं पर ले जाना है 10,000, 20,000, 50,000, तो फिर 1 बोड़ा ले जाओ, 2 बोड़ा ले जाओ, 4 बोड़ा ले जाओ, लो भाई गाड़ी फिट करो, बैलगाड़ी फिट करो, बड़ा दिक्कत होता था। तो फिर नोट आ गया। क्या आ गया भाई? नोट आ गया, जिसको बोलते हैं पत्र मुद्रा। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? पत्र मुद्रा, लेटर करेंसी। ठीक है, यह क्या होता है? सिक्का मुद्रा ने भी कुछ दोष थे, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। अभी ना आपको बताया कि सिक्का मुद्रा में बड़ा दिक्कत होता था। ढेर सारा अगर किसी को 10,000, 20,000, 50,000 रुपया देना है तो फिर 4 बोड़ा 5 बोड़ा करके ले जाइए 1-1 रुपये का सिक्का। ठीक है ना, तो ढेर सारी कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। और वर्तमान समय में विश्व की प्राय सभी देशों में इसी मुद्रा का प्रचलन है। ठीक है, पत्र मुद्रा का। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। देश की सरकार के द्वारा या फिर देश के
केंद्रीय बैंक के द्वारा। अभी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन है? भारत का जो अभी केंद्रीय बैंक है बच्चों, वह कौन सा बैंक है? बैंक का आप लोग नाम बताइए। भारत का जो अभी केंद्रीय बैंक है वह कौन सा बैंक है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसके द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा जो भी ऑथराइज कागज का नोट होता है उसे प्रचलित किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पत्र मुद्रा कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो कागजी मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा दोनों एक ही चीज होता है। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोग जो सिक्का देखते हैं या फिर 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट छोटा सा रहता था, 1 रुपये का नोट अब तो लगभग आना बंद हो गया है, लेकिन 1 रुपये का नोट ऐसा नहीं है कि बैन हो गया है, बंद हुआ है लेकिन बैन नहीं हुआ है, अभी भी वैलिड है, ठीक है ना। तो 1 रुपये का नोट हो गया या फिर जो भी सिक्का होता है वह भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा छपता है, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपका पूछा जाता है 1 रुपये का नोट कौन छापता है? 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार किसको है? तो भारत सरकार के वित्त विभाग को है, ठीक है ना। लेकिन 1 रुपया के जो ऊपर का नोट है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200, 500, 1000, इस तरीके का जो नोट है वह सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करती है। ध्यान से फिर से आप लोग को बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वित्त विभाग है, ठीक है, जो वित्त विभाग है, ध्यान रखिएगा, जो वित्त विभाग है वह 1 रुपये के नोट जारी करती है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के नोट जारी करती है। यह सब जो नोट आप लोग देख रहे हैं अभी, वाह क्या बात है, नोट ही नोट भर गया पूरा ब्लैक बोर्ड ना है, पूरा जो बोर्ड है वह नोट से भर गया है। अगर इतना नोट आप लोग को मिल जाए, हा हा हा, क्या बात है, देख रहे हैं इस तरीके से, वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा लगता है नोट को देख करके ना। तो यह सब जो नोट आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। छापने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है, ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का जो नोट है उसे कौन छापता है भाई? तो 1 रुपये के नोट को वित्त विभाग छापता है, भारत सरकार का वित्त विभाग। तो यह हो गया। उसके बाद अब इसमें भी दिक्कत आना शुरू हो गया, ठीक है ना। आदमी का जानते हैं ना कि आवश्यकता बढ़ते जाता है, शौक बढ़ते जाता है, मानव आलसी होते जाता है। अब क्या हुआ, व्यक्तियों को इस नोट से भी दिक्कत होने लगा। क्या दिक्कत होने लगा भाई? क्या दिक्कत होने लगा? अब कहीं जाता था तो बैग में नोट भर करके जाओ, किसी को 10 लाख देना है तो बैग में नोट भर लिए और निकल दिए। अब रास्ता में किसी को पता चल गया, सीआईडी लग गया, तो पिस्तौल भिड़ा करके छीन लिया पैसा, पिस्तौल भिड़ा करके पैसा छीन लिया। पहला तो कि ले जाने में आपको ज्यादा तकलीफ, ले जाने में ढेर सारा दिक्कत, दूसरा चीज छीन लिया तो पूरा पैसा बर्बाद। तो अब क्या हो गया कि अब चल गया चेक। चेक पहले जो हुंडी चलता था, हुंडी देख लीजिए इस तरीके का कुछ रहता था, चेक के जैसा ही रहता था, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ रहता था कितना रुपया देना है, ठीक है ना, कितना दिन के लिए देना है। उसमें प्रॉमिस करवाया जाता था कि प्रॉमिस टू पे सेठ मंगल भगवान दास या फिर कुछ भी जो आपका नाम रहे, संजय कुमार दास, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹2500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन इच दिस डे, यानी इस तिथि को यह क्या किए, प्राप्त किए। इस तरीके से कुछ रहता था, ठीक है। तो हम लोग साख मुद्रा में क्या लिखेंगे बच्चों? साख मुद्रा में आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी उपयोग होने लगा है। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार की साख मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप में साख मुद्रा द्वारा ही होता है। चेक आप लोग जानते होंगे, इस तरीके से चेक रहता है। अगर 10,000 रुपए का चेक काटना है तो पे 10,000 यहां पर भर दीजिए, ठीक है ना, 10,000 भर दीजिए। इसको वर्ड में लिखना होता है तो यहां पर लिख दीजिए 10,000 ओनली, 10,000 रुपी ओनली, 10,000 रुपी ओनली, ठीक है। और इस तरीके से इसको कर दीजिए ताकि आगे कोई जीरो उरो ना बैठा सके। और उसके बाद यहाँ पर साइन करना होता है तो यहाँ पर अपना साइन भी मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपना साइन भी मार दीजिए। अपना आपका चेक भरा गया। यहाँ पर
बैंक अकाउंट नंबर ये सब डालना होता है। बैंक अकाउंट नंबर भी आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, तिथि वगैरह डालना होता है, तिथि सब डाल दीजिएगा। आपका चेक कंप्लीट हो गया, इसको बैंक में जमा कर दीजिए, चेक आपका बन जाएगा। अगर जिस अकाउंट का चेक है उस अकाउंट में अगर बैलेंस है तो आपका यह चेक बन जाएगा। तो ठीक है, इसी को बोला जाता है साख मुद्रा। तो आर्थिक विकास के साथ साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा है। आधुनिक समय में चेक हो गया, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार की साख मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा ही होता है। यानी अगर यहां से विदेश भेजना है कुछ, तो क्या विदेश हम लोग रुपया लेकर के जाएंगे, 500 1000 का नोट लेकर के जाएंगे? नहीं ना, सीधे चेक दे देंगे। कितना का चेक लेना है उतना हम लोग दे देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन साख मुद्रा के रूप में ही होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग होता है। हुंडी हो गया या चेक हो गया, दोनों बात एक ही हो गया। लगभग लगभग यह भी एक चेक का ही प्रकार है। ठीक है, यह भी एक चेक का ही प्रकार है, ध्यान रखिएगा। तो समझ गए आप लोग यहां तक? यहां तक समझ गए? किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं ना? किसी तरीके का कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। चलिए, अगर नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहां तक साख मुद्रा तक आप लोग समझ गए। अब क्या हुआ कि इस चेक में भी लोगों को दिक्कत होने लगा। ठीक है, समझिए, वस्तु विनिमय से हम लोग चेक तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब यहां पर भी जब लोगों को दिक्कत होने लगा तो फिर बना प्लास्टिक मुद्रा। क्या बना बच्चों? प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है ना? क्या बना? प्लास्टिक मुद्रा, जिसमें एटीएम कार्ड बना। ठीक है, क्या बना? एटीएम कार्ड। अब यह एटीएम कार्ड क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, जरा देख लेते हैं। एटीएम कार्ड जिसमें डेबिट कार्ड भी आता है और क्रेडिट कार्ड भी आता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों आता है। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। प्लास्टिक मुद्रा में चाहे एटीएम कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों एक ही तरह का कार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है, दोनों एक ही होता है। और इसमें यहां पर जैसे सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड में लगा होता है चिप, उसी तरीके से इसमें भी लगा होता है एक चिप। देखिए यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना, एक चिप लगा होता है। यह चिप में आपका सारा डिटेल होता है, बैंक का डिटेल, किस बैंक का खाता है, किसके नाम से है, कितना अकाउंट नंबर है, कितना इसमें बैलेंस है, सब कुछ इसी चिप में सेट होता है। और जैसे ही हम लोग एटीएम मशीन में डालते हैं, सब कुछ रीड कर लेता है और उसके बाद आपका पैसा निकल जाता है। तो यह हो गया क्या? तो प्लास्टिक मुद्रा। यह हो गया आपका प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा आप लोग समझ गए। उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा के बाद एटीएम। क्योंकि प्लास्टिक मुद्रा तभी काम करेगा जब आपका यह मशीन रहेगा। एटीएम तभी काम करेगा जब आपका यह मशीन रहेगा। आजकल तो लोग इस मशीन में को उखाड़ लेते हैं पैसा के चक्कर में। चोर डाकू जो आता है, रात में क्या किया, शटर उठाया और ये मशीन में को लेकर के भाग गया। इसलिए बैंक वाला सब क्या करता है ना कि गार्ड बैठा के रखता है। देखिए इधर बेचारा गार्ड साहब बैठे हुए हैं, देख लीजिए। लोग गार्ड बैठा के रखता है कि किसी भी तरीके से भाई एटीएम को चोरी होने से बचाना है। लोग सहूलियत के लिए एटीएम दिया, अब एटीएम में गायब कर देता है। ठीक है ना? तो यह जो प्लास्टिक मुद्रा है, यह जो डेबिट कार्ड आप लोग देख रहे हैं, यह तभी काम करेगा जब आपका यह मशीन रहेगा। और इस मशीन का नाम है एटीएम मशीन। एटीएम कहने का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह 24 घंटा काम करता है। कभी भी जाइए पैसा निकाल लीजिए, कभी भी जाइए पैसा जमा कर दीजिए। ठीक है, पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एटीएम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने वाला है। ठीक है, किया जाने लगा है। प्लास्टिक के मुद्रा एक एटीएम होता है, एटीएम के रूप में होता है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित, क्या है? स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर या फिर टेलर नहीं, टेलर नहीं होगा भाई, टेलर तो कपड़ा सीने वाला होता है। टेलर तो कपड़ा सीने वाला होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन पढ़ते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यह जो है यह लगा रहता है, एसी बेसी का व्यवस्था भी रहता है, सीसीटीवी लगा रहता है कि जो आकर के कुछ 2 नंबर का काम करेगा, लूटे पाटेगा, उसके लिए सीसीटीवी का व्यवस्था है। तो 24 घंटा यह काम करता है। कभी भी जाइए पैसा निकालिए, जितना जरूरत हो उतना निकाल लीजिए आराम से। यह एटीएम का सुविधा बैंकों के द्वारा दिया जाता है। तो अब यह आ गया है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा के लिए लोग जोर शोर से अब प्लास्टिक मुद्रा का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा का। लेकिन अब तो प्लास्टिक मुद्रा भी धीरे धीरे खत्म हो गया, नेट बैंकिंग अब आ गया है।
प्लास्टिक मुद्रा में भी दिक्कत होना शुरू हो गया था कि कहीं पर गया एटीएम ही फंस गया, कोई आपका देख लिया, पिन देख लिया, कोई पासवर्ड देख लिया, आपका पैसा कोई दूसरा कोई निकाल लिया, तो इसमें भी बड़ा दिक्कत होने लगा, तो नेट बैंकिंग आ गया। ठीक है, तो यह हो गया एटीएम कार्ड। अब आप लोग के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यह क्रेडिट कार्ड क्या है, यह जो क्रेडिट कार्ड है यह क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए बच्चों, क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा वैसे ग्राहकों को दिया जाता है जिनके अकाउंट में हमेशा बैलेंस रहता है, हमेशा बैलेंस बना रहता है, वैसे ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। जैसे आपके अगर अकाउंट में हमेशा 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख हमेशा है, इसका मतलब कि आपका बैंकों का जो साख है ना, बैंक के प्रति जो आपका विश्वास है वह साख है, बना है, बैंक के नजर में आप अच्छे हो गए कि हाँ यह इस व्यक्ति के अकाउंट में हमेशा पैसा रहता है, तो वैसे व्यक्तियों को जो बैंक है ना, वैसे व्यक्तियों को क्या करता है, यह कार्ड मुहैया करवाता है। इस कार्ड में क्या होता है कि लिमिट रहता है, जैसे मान लिया जाए 1 लाख का लिमिट है, 2 लाख का लिमिट है, इस तरीके का लिमिट रहता है। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है फिर भी आप 1 लाख का सामान ले सकते हैं। फिर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब भी आपके पास पैसा आ जाए बैंक को आप चुका दीजिए। तो इसलिए दिया जाता है क्रेडिट कार्ड, नाम ही है क्रेडिट कार्ड। आपके क्रेडिट पर, आपका कितना बैंक के प्रति क्रेडिट है, आपके क्रेडिट पर यह कार्ड दिया जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो लिखेंगे कि क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यानी कि बैंक में आपका कितना रुपया हमेशा रहता है कि नहीं रहता है, बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी एक राशि निर्धारित कर देती है। अब जिसके अकाउंट में कभी 10 रुपया भी नहीं है, वह जाएगा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, कभी उसको देगा है? बैंक वाला कहेगा कि तुम्हारे अकाउंट में तो कभी 10 रुपया नहीं रहता है, तुम हमसे कर्जा ले लेगा 20,000 रुपया, कहां से तू भर पाएगा? कभी तुम्हारे बैंक में 10,000 नहीं है तो 20,000 का कर्जा लेगा, कहां से भर पाएगा, इसलिए तुमको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। तो साख के आधार पर ही यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धन राशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है ताकि अगर पैसे न रहे फिर भी बैंक के क्रेडिट के आधार पर डायरेक्ट हम लोग बैंक से पैसा उसको चुकवा देंगे, फिर बाद में जब पैसा होगा तो हम बैंक को चुका देंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो खैर क्रेडिट कार्ड का जरूरत अभी आप लोग को नहीं पड़ेगा, और मुख्य रूप से यह कार्ड उनके पास होता है जिनको गवर्नमेंट जॉब होता है, जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड ही रखते हैं। ठीक है, वह सब क्या रखते हैं, क्रेडिट कार्ड ही रखते हैं। तो यह चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहां तक हम बता दिए। अब अगला जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, यह अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो यहां पर हम आपको बता दिए सब कुछ कि कैसे कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा का विकास हुआ। कैसे कैसे हुआ था बच्चों, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद वस्तु मुद्रा आया, उसके बाद धात्विक मुद्रा आया, उसके बाद सिक्का आया, उसके बाद पत्र मुद्रा आया, और उसके बाद क्या आया, साख मुद्रा आया, उसके बाद यह प्लास्टिक मुद्रा आया जिसमें एटीएम का यूज किया गया, और फिर बाद में जाकर के यह आ गया क्रेडिट कार्ड। यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बड़ा शानदार लगा होगा। कैसा लगा आप लोगों को यह क्लास, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा, शानदार लगा कि नहीं लगा। हमें तो लगता है कि एकदम शानदार लगा होगा, क्योंकि आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ाए हैं जिनका कि आपके लाइफ में जरूरत है। ठीक है ना, तो वैसे चीजों के बारे में पढ़ाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास एकदम बेजोड़ लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे भाई बंधुओं के पास जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फटाफट से आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट का इंतजार आपको बड़ा बेसब्री से होता है। तो फटाफट से आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां से हम आज बताना शुरू किए हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया।
तो अब इसको आप लोग याद करके आइएगा अगले क्लास में। इस चीज को आप लोग जरूर याद करके आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगले क्लास में हम पूछेंगे भी, आप लोग याद करके आते हैं कि नहीं आते हैं, हम अगले क्लास में जरूर पूछेंगे। तो इसको आप लोग जरूर याद करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मुद्रा के कार्य, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। का भी हो गया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और डेली क्लास करिए आप लोग, ठीक है ना, डेली क्लास करिए। डेली क्लास करिएगा तभी कुछ फायदा हो पाएगा, तभी कुछ आप लोग सीख पाइएगा, समझ पाइएगा और मैट्रिक में ज्यादा नंबर आएगा। अगर डेली क्लास नहीं करिएगा तो जो पढ़िएगा उसको भी भुला जाइएगा 2 दिन में। चलिए यहां तक हो गया, तो आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ढेर सारा नोट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेक है बाबू, हुंडी है, देख रहे हैं 10,000 का चेक हम काट के आपको लोग को दे दिए हैं। हाँ 10,000 का चेक काट के हम आपको दे दिए हैं। जब क्रैश कोर्स में टॉपर बनिएगा ना, तब यह चेक काट करके हम आपको देंगे। चलिए प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एटीएम क्या है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एटीएम क्या है इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब क्रेडिट कार्ड क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए फाइनली आपका यह चैप्टर अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में आपका यह चैप्टर पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।